मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ज्ञान एक्सपी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। 7 बज गए हैं और मैं लेकर आ गई हूँ आपकी करंट अफेयर की क्लास। ये क्लास आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी देरी के हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों का। ओके, देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा भोपाल में अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया जा रहा है। क्वेश्चन क्या है, जो अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, भोपाल में। और ये कौन से नंबर का कौन सा संस्करण है, कौन सा संस्करण। संस्करण आप लोग समझते होंगे, मतलब कि कौन सी बार हो रहा है, कितनी बार हो चुका है और इस बार कौन से नंबर का है। ओके, तीसरे नंबर का, चौथे, सातवें या आठवें। तो इस बार इसका 7वां संस्करण हो रहा है। किस सम्मेलन का, अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन। देखिए इसको ध्यान से पढ़िए, तो धम्म लिखा है और धम्म आपने कहाँ पढ़ा था, जब आपने बौद्ध धर्म पढ़ा होगा हिस्ट्री में तो उनकी अशोक की धम्म नीति पढ़ी होगी। तो जो धम्म शब्द है तो किससे रिलेटेड है, बुद्ध धर्म से रिलेटेड, यानी गौतम बुद्ध से रिलेटेड। तो आइए जानते हैं कि सम्मेलन क्या है और क्यों मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए भोपाल मध्य प्रदेश जाएंगी। देखिए एक्सप्लेनेशन से आपको ये पता चल गया कि 7वां संस्करण तो है लेकिन कहाँ पर आयोजित हो रहा है, भोपाल में हो रहा है। और अगर पूछा जाए किस राज्य में आयोजित हो रहा है तो मध्य प्रदेश में आयोजित हो रहा है। ओके, तो इससे आपके कई क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इस सम्मेलन का आयोजन इंडिया फाउंडेशन द्वारा सांची बौद्ध भारतीय अध्ययन विश्वविद्यालय के सहयोग से किया जा रहा है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। देखिए सांची बौद्ध भारतीय अध्ययन विश्वविद्यालय, सांची का स्तूप आप लोगों को याद होगा, हिस्ट्री में पढ़े होंगे ना। तो ये किससे रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ये सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में शिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अभी हाल ही में मैंने बताया था भारत और जापान के बीच कौन सा अभ्यास चल रहा है, धर्म गार्जियन। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने कराया था। अब पूछा जा रहा है कि शिन्यू मैत्री अभ्यास शुरू हो गया है, तो ये किस देश के साथ भारत के बीच में होता है, भारत और जापान के बीच। मैंने आपको बताया था कौन कौन से अभ्यास होते हैं, तो याद रखिएगा भारत और जापान के बीच शिन्यू मैत्री होता है, धर्म गार्जियन होता है, वीर गार्जियन होता है और जिमेक्स होता है। मैं ये सब पहले भी आपको करा चुकी हूँ। तो इस बार अब शिन्यू मैत्री शुरू हो गया है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए भारतीय वायुसेना और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स, ओके, यानी भारत की वायुसेना एक तरह से मान लीजिए जापान की वायुसेना, यानी ये दो वायुसेनाओं के बीच ये अभ्यास होता है। कौन सा, शिन्यू मैत्री अभ्यास। इसमें भाग ले रही है भारत की सेना। यह वायु अभ्यास भारत जापान संयुक्त सेना अभ्यास, देखिए धर्म गार्जियन के साथ साथ आयोजित हो रहा है। और कहाँ पर हो रहा है आयोजन, जापान में हो रहा है। धर्म गार्जियन भी हो रहा है और शिन्यू मैत्री भी हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो किसे मिला है प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड, एशियाई शतरंज महासंघ। ये शतरंज के जो विजेता होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रैंड मास्टर बोलते हैं। तो इस बार ग्रैंड मास्टर कौन बना, प्लेयर ऑफ द ईयर परिमार्जन नेगी, डी गुकेश, कृष्णन शशिकरण, विदित गुजराती। तो ये बने हैं डी गुकेश। याद रखिएगा जो डी गुकेश हैं वो बने हैं प्लेयर ऑफ द ईयर, किस खेल में, शतरंज के खेल में। देखिए ये जो भारतीय ग्रैंड मास्टर है, क्योंकि विजेता है तो इनका नाम है ग्रैंड मास्टर डी गुकेश। नाम याद रखिएगा, डी गुकेश को एशियाई शतरंज महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। ओके, ग्रैंड मास्टर डी गुकेश जो है वो पिछले साल महाबलीपुरम में 44वें शतरंज ओलंपियाड में 9-11 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। ओके, देखिए अखिल भारतीय शतरंज महासंघ जो है उसने एसीएफ वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान सर्वाधिक सक्रिय महासंघ का पुरस्कार जीता है। तो किस महासंघ ने सर्वाधिक सक्रिय महासंघ का अवार्ड जीता है, तो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने जीता है।
भारत की जो शतरंज महासंघ है उसने जीता है सर्वाधिक सक्रिय महासंघ का पुरस्कार। ओके, और बाकी स्वर्ण पदक किसने जीता है? प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? ग्रैंड मास्टर डी गुकेश बने हैं, तो उनका नाम आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक्सिस बैंक ने किस बैंक के भारतीय उपभोक्ता कारोबार का अधिग्रहण कर लिया है? मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक्सिस बैंक ने अब किस बैंक का क्या कर लिया है? कारोबार का अधिग्रहण कर लिया है। बहुत सारी आप लोग अक्सर न्यूज में देखते होंगे कि इस बैंक ने, ये दो बैंकें मर्ज हो गई, इस बैंक ने अपने अंडर में इस बैंक को ले लिया। तो उसी तरह से अब एक्सिस बैंक के अंडर में और कौन सी बैंक आ गई है? सिटी बैंक, फेडरल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या बंधन बैंक। तो जो सिटी बैंक है, अब इसका कारोबार किसने अधिग्रहण कर लिया है? एक्सिस बैंक ने कर लिया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक के उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण कर लिया है। भारत की तीसरी सबसे बड़े निजी क्षेत्र की कंपनी कौन सी है? एक्सिस बैंक, और इसने इसका अधिग्रहण कर लिया है। देखिए, भारत में सिटी बैंक के उपभोक्ता व्यवसायों का अधिग्रहण कर लिया है एक्सिस बैंक ने। ओके, यह डील जो है 2021 में सिटी ग्रुप द्वारा वैश्विक व्यापार रणनीति के हिस्से के रूप में भारत सहित 13 देशों में अपने खुदरा बैंकिंग परिचालन को बंद करने के निर्णय की घोषणा के बाद हुआ। मतलब ये कहा जा रहा है कि जब सिटी बैंक ने घोषणा कर दी कि हम अपना क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं बैंक, 13 देशों में खुदरा बैंकिंग परिचालन को जब बंद करने की घोषणा कर दी थी, तभी एक्सिस बैंक ने क्या कहा था कि हम आपका जो कारोबार है वो अपने में ले लेते, मर्ज कर लेते हैं, इसके बदले हम आपको पैसे दे देंगे। तो उसके बाद ही ये कार्य हुआ है। देखिए, इसके लिए एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक को कितने रुपए दिए हैं? काफी बड़ी रकम अदा की है। 12,325 करोड़ रुपए एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक को दिया और उसका सारा कारोबार क्या कर लिया? अपने अंडर में ले लिया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस खिलाड़ी ने AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता के मेंस शॉट पुट इवेंट में क्या किया है? गोल्ड मेडल जीता है। किस कंपटीशन में? राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता में मेंस शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीता है? इंद्रजीत सिंह ने, ओम प्रकाश सिंह ने, तेजिंदर पाल सिंह ने तूर ने या टेक चंद ने? तो तेजिंदर पाल सिंह तूर जो हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है किस इवेंट में? मेंस शॉट पुट इवेंट में। देख लेते हैं इनके बारे में। देखिए, एशियाई खेलों के ये पूर्व चैंपियन हैं तेजिंदर पाल सिंह तूर। अब इन्होंने दूसरी बार AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता में अपने ही रिकॉर्ड में क्या किया है? 1 सेंटीमीटर का इजाफा करते हुए मेंस शॉट पुट इवेंट में गोल्ड अपने नाम कर लिया है। ओके, और उन्होंने अपना सबसे बेस्ट थ्रो जो है कितनी दूर फेंका है? 19.95 मीटर। इतनी दूर फेंक कर इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। तूर जो है, ये खिलाड़ी जो है 2018 एशियाई खेलों के पदक विजेता है। मतलब जो एशियाई खेल हुए थे 2018 में, उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और इसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो काफी अच्छा ये लगातार खेल रहे हैं। महिलाओं के देखिए, पुरुषों में तो इन्होंने जीत लिया। किसने पुरुषों में जीत लिया? जो तेजिंदर पाल सिंह तूर है, इन्होंने पुरुषों में गोल्ड मेडल जीता। अब महिलाओं में किसने कौन सा पदक जीता है देख लेते हैं। देखिए, महिलाओं के डिस्कस थ्रो इवेंट में कर्नाटक की कौन? कलावती बसप्पा ने 44.83 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड अपने नाम कर लिया। क्या किया इन्होंने? 44.83 मीटर फेंका और गोल्ड मेडल जीता है। महिलाओं में कर्नाटक की कलावती बसप्पा ने। इन्होंने तो खाली 19.95 मीटर दूर फेंका था। इन्होंने सोचिए, महिला खिलाड़ी हैं, 44.83 मीटर दूर फेंककर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। मेंस डिस्कस थ्रो इवेंट में हरियाणा के मंजीत ने 51.24, ठीक है, इतने मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। अब देखिए, मेंस डिस्कस थ्रो इवेंट में किसने जीता है? हरियाणा के मंजीत ने जीता है। महिलाओं में कलावती जी ने जीता है। और ये देखिए, स्वर्ण पदक किसने जीता है? तेजिंदर पाल सिंह तूर ने मेंस शॉट पुट इवेंट में।
तो याद रखिएगा किस खेल में कौन स्वर्ण पदक जीता है, क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि इस बार किस खिलाड़ी ने किस इवेंट में कौन सा मेडल जीता। खासकर अगर गोल्ड मेडल जीता है तो आपके एग्जाम के लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने कितने HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार जो है वो कितने बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदेगी? 50, 60, 70, 80? तो 70 याद रखिएगा, 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीदारी को मंजूरी मिल गई है केंद्र सरकार की तरफ से। तो देख लेते हैं ये किससे खरीदा है और कैसे कितने समय के लिए। देखिए, केंद्र सरकार ने देश की वायु रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए, एयरक्राफ्ट है तो वायु रक्षा को ही तो मजबूत करेंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किससे खरीदा है? भारत सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दे दी है। तो याद रखिएगा, ये जो 70 एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे हैं वो किस कंपनी से सरकार खरीद रही है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से, और 6 साल में ये डिलीवर करेगी। ये पूरी डील जो है 6,828 करोड़ की है। सोचिए, ये जो 70 एयरक्राफ्ट है कितने रुपए में खरीद रही है सरकार? 6,828 करोड़ की डील है। इस डील के तहत देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है जो एयरक्राफ्ट बना के देगा सरकार को, इन विमानों की पूर्ति अगले 6 साल में करेगा। ये 70 विमान कितने साल में तैयार होंगे? 6 साल में तैयार होंगे। ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो हैं वो अच्छे लो स्पीड हैंडलिंग विशेषताओं और बेहतर प्रशिक्षण प्रभावशीलता प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज डस्टलिक 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? तो किस किस देश के मध्य हो रहा है? अभी कुछ दिन पहले मैंने कराया था कि कहाँ पर आयोजित हो रहा है। तो अब बताइए कि किस किस देश के मध्य ये डस्टलिक अभ्यास होता है, एक्सरसाइज डस्टलिक किस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ये एक्सरसाइज डस्टलिक है जो वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। मैंने आपको बताया था, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो अभ्यास होता है वो डस्टलिक एक्सरसाइज होती है। और कहाँ पर हो रहा है इस बार 2023 में डस्टलिक अभ्यास कहाँ हो रहा है? उत्तराखंड में हो रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हो रहा है, मैं आपको बता चुकी हूँ। देख लेते हैं डिटेल से। देखिए, जो एक्सरसाइज डस्टलिक है वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक संयुक्त अभ्यास है, और ये कहाँ पर हो रहा है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। देखिए, स्पेस याद रखिएगा कि कौन सा अभ्यास कहाँ पर हो रहा है। तो ये डस्टलिक हो रहा है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। ये जो है वो 20 फरवरी 2005 से विदेशी प्रशिक्षण नोड पिथौरागढ़ में चल रही है। मतलब 20 फरवरी से चल रही है और कब तक चलेगी? 5 मार्च तक चलेगी। ये डस्टलिक अभ्यास 5 मार्च तक चलेगा। इसका आयोजन जो है वो अर्ध शहरी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए है। मतलब ये डस्टलिक, अगर एग्जाम में पूछा जाए, जो डस्टलिक अभ्यास है वो किस लिए आयोजित होता है, तो वो आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए। अगर मान लीजिए आतंकवादी घुसते हैं तो हम कैसे काउंटर करेंगे उनको, उसके लिए अभ्यास हो रहा है। उज्बेकिस्तान जो है उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि ये क्या है, एक मध्य एशियाई राष्ट्र है। आप लोग तुरंत एटलस निकाल कर देखा करिए, जैसे न्यूज में कोई देश, कोई कुछ भी अगर मतलब ज्योग्राफी से रिलेटेड है तो तुरंत मैप खोल करके आप उसकी लोकेशन देख लिया करिए। तो ये उज्बेकिस्तान क्या है? एक मध्य एशियाई राष्ट्र है जो पूर्व में सोवियत गणराज्य का भाग था। आप सभी को पता है जो USSR था, मतलब रूस का जो पूर्व में रूस क्या था? USSR काफी बड़ा एरिया था। फिर उसके कई टुकड़े हो गए और अब रूस बचा है, और रूस के अलावा कई छोटे छोटे देश बन गए हैं। जैसे यूक्रेन भी उसी में से एक देश है जिसके साथ रूस का युद्ध चल रहा है। देखिए, अब रूस क्या चाह रहा है, जो टुकड़े उसके बिखर गए, अलग हो गए थे जब USSR था, वो फिर से अपना पुराना रूप पाना चाहता है। रूस अपना पुराना क्या कहते हैं, भौगोलिक क्षेत्र हासिल करना चाहता है, इसीलिए वो यूक्रेन वगैरह सबको अपने में मिलाना चाहता है। तो ये जो उज्बेकिस्तान था, ये पहले रूस का जो पहले USSR था उसका हिस्सा था। इसकी राजधानी देख लीजिए क्या है उज्बेकिस्तान की? ताशकंद। आपको नीचे तक दिखाई पड़ रहा है।
ओके, देखिए ताशकंद कहाँ की राजधानी? उज्बेकिस्तान की राजधानी है। और आपको सभी को पता है कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनकी डेथ कहाँ हुई थी? ताशकंद में हुई थी। तो ये किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान की। अगला क्वेश्चन है कि पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? नई दिल्ली में, पटना में, चंडीगढ़ में या जयपुर में? तो ये आयोजन हो रहा है नई दिल्ली में। किसका? पूसा कृषि विज्ञान मेले का। देख लेते हैं इस मेले के बारे में डिटेल से। देखिए जो मेला है पूसा कृषि विज्ञान मेला, इसका आयोजन प्रतिवर्ष होता है, यानी हर साल आयोजित होता है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा। तो ये जो पूसा कृषि विज्ञान मेला पूछा जाए कि कौन आयोजित करवाता है, तो ये करवाता है कृषि अनुसंधान संस्थान। इस वर्ष जो है इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है। पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र तोमर है। इन्होंने पूसा कृषि मेले का शुभारंभ किया है क्योंकि ये केंद्रीय कृषि मंत्री है और ये कृषि से रिलेटेड ये मेला हो रहा है। इस बार इस मेले का थीम क्या है? ये थीम बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी दिवस की, किसी भी आयोजन सम्मेलन की थीम आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थीम है श्री अन्न द्वारा पोषण, खाद्य एवं पर्यावरण संरक्षण यानी सुरक्षा। तो याद रखिएगा थीम। इस मेले का जो आयोजन है कब से कब तक हो रहा है? 2 मार्च से 4 मार्च के बीच। 2 मार्च से 4 मार्च के बीच इस मेले का आयोजन हो रहा है और नई दिल्ली में हो रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है, जो ये मेला करवाती है, उसका देखिए गठन कब हुआ था? 1905 में उसका गठन हुआ था और नई दिल्ली में इस बार ये मेला हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो बताइए रायसीना डायलॉग का जो इस बार 8वां संस्करण है और इसका उद्घाटन कौन करेगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री? तो मोदी जी कर रहे हैं। कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी जो है इस डायलॉग का क्या कर रहे हैं? उद्घाटन कर रहे हैं। देखिए जियो पॉलिटिक्स पर आधारित वार्षिक रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है। ओके, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन आपका बन गया कि इसका आयोजन रायसीना डायलॉग का कहाँ पर हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है। उद्घाटन कौन कर रहे हैं? मोदी जी कर रहे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इसके उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में कौन आया है? इटली की प्रधानमंत्री जियो जॉर्जिया मेलोनी ये आई हुई है। किसमें? इटली की प्रधानमंत्री है जियोर्जिया मेलोनी। ये इसमें हिस्सा ले रही है। जो नई दिल्ली में क्या हो रहा है? रायसीना डायलॉग हो रहा है, इसमें ये हिस्सा लेने आई है ये इटली की प्रधानमंत्री। देखिए तीन दिवसीय रायसीना डायलॉग भू राजनीति और भू रणनीति पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। तो ये 3 दिन चलेगा ये सम्मेलन। और ये सम्मेलन किस वजह से होता है? जो भारत की भू राजनीति है, ओके, और भू रणनीति मतलब एक स्ट्रेटजी जो भारत की है, रणनीतिक जो सोच है, उसके लिए हो रही है ये सम्मेलन। ओके, भू रणनीतिक और भू राजनीतिक इसका जो आयोजन है वो विदेश मंत्रालय द्वारा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से किया जाता है। मतलब इसमें भारत अपनी विदेश नीतियों को भी क्या करेगा? दुरुस्त करेगा। इस वर्ष की थीम देख लीजिए। थीम क्या है? इस वर्ष का जो थीम है, किसकी थीम? रायसीना डायलॉग की जो थीम है वो है प्रोवोकेशन, अनिश्चितता, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्परेट। ओके, तो देख लीजिएगा इसकी थीम, याद रखिएगा। दिवस, थीम, ये संस्करण, कौन सा संस्करण हो रहा है, ये सब आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जन औषधि दिवस देश भर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा इसको। मैं अभी डिटेल से बताऊंगी। देखिए जो जन औषधि दिवस है वो देश भर में जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी विषय वस्तु के साथ मनाया जा रहा है। तो क्वेश्चन में ही एक आंसर छुपा है कि इस बार जो जन औषधि दिवस है उसकी विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु क्या है? जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। इस बार इस दिवस का कौन सा संस्करण है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? जन औषधि दिवस का संस्करण कौन सा है? 8वां, 12वां, 5वां या 13वां? तो इस बार है 5वां संस्करण। किसका?
जन औषधि दिवस का, और इसकी इस बार की थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है इस बार, जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। अब एक चीज समझ लीजिए, ये जो जन औषधि है, जन औषधि आप लोग देखते होंगे आपके आसपास भी कई जगह जन औषधि केंद्र, और मोदी जी की फोटो लगी होती है, आगे लिखा होता है जन औषधि केंद्र, बहुत सारे आप लोग देखते होंगे। तो वो क्या चीज है, देखिए ये सरकार की एक ऐसी योजना है ताकि जो नागरिक हैं, जो खासकर जो गरीब लोग हैं, वो सस्ती दवाइयाँ खरीद सके। क्योंकि आप लोग अक्सर देखते होंगे कि डॉक्टर के पास अगर आप गए हैं, जो मेडिसिन लिखता है, फीस उसकी 500 होगी, लेकिन आपकी मेडिसिन 5000 की आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो मेडिसिन बहुत महंगी है, तो गरीब इंसान तो 5000 की मेडिसिन नहीं खरीद पाएगा ना। तो इसके लिए सरकार ने क्या चलाया है, जन औषधि केंद्र खोले हैं कई जगह। वहां पर जो है वो दवाइयां बहुत सस्ती मिल जाती हैं। 5000 की दवाइयां आप मान लीजिए 2500 में मिल जाएंगी, या 1000 रुपए में ही मिल जाएंगी। तो ये किस लिए चलाई गई योजना है, ताकि लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध हो सके। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि कैसे इतनी सस्ती दवा मिल जाती है। तो होता क्या है, देखिए अगर मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप लोग फीवर में क्या खाते हैं दवा, पैरासिटामोल खाते हैं, पीसीएम। जो पैरासिटामोल होती है, अगर आप डॉक्टर आपको लिखेगा तो किसी बहुत बड़ी कंपनी की होगी वो पैरासिटामोल ही, आप जाएंगे कहेंगे हमें फीवर है, तो डॉक्टर आपको पैरासिटामोल दे देगा। लेकिन वो ऐसी कंपनी की देगा जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा, बहुत ही महंगी दवा होगी, होगी वो पीसीएम, लेकिन वो आपको 100 रुपए का, 500 रुपए का पत्ता मिलेगा। लेकिन अभी आप जन औषधि केंद्र पे जाएंगे, वो सिंपल आपको पीसीएम दे देगा, 10-15 रुपए का पत्ता आपको मिल जाएगा। तो मेडिसिन वही होगी, वही मेडिसिन कंपनी की होगी तो महंगी होगी, और जन औषधि केंद्र में लेंगे तो बहुत ही ज्यादा सस्ती मिलेगी। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी जब दवा बनाती है तो 20 साल का, मिनिमम 20 साल को पेटेंट रखती है कि 20 साल तक बस हम ही ये दवा बेचेंगे और कोई नहीं बेचेगा। लेकिन 20 साल बाद क्या होता है, उसका पेटेंट हो जाता है समाप्त, अब वो दवा कोई भी बेच सकता है। तो वो जो दवा 500 की बेच रहा था कंपनी, 20 साल बाद अब हर किसी को मिल जाता है राइट उस दवा को बनाने का। तो वो दवा 500 की दवा 50 रुपए में बिकने लगती है। तो जन औषधि केंद्र में जो बिना पेटेंट वाली दवाएं हैं वो मिलती हैं, और बहुत ही सस्ते दाम पे मिलती हैं। ओके, तो देख लेते हैं कि ये क्या है जन औषधि, समझ लीजिएगा बहुत ही अच्छे से। मैं आपके लिए इसके नोट्स बनाई हूँ, जन औषधि केंद्र क्या है, ये योजना क्या है सरकार की, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। देखिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जो है, इसके तहत देखिए 5वां जन औषधि दिवस 2023 मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देखिए पूरे देश में बड़े जोश उत्साह के साथ ये समारोह, बहुत सारे समारोह हो रहे हैं। किस लिए हो रहे हैं समारोह, लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए कि आप दवाई के अभाव में अब कोई मरे नहीं, वो क्या करे, सीधे जन औषधि केंद्र जाए और दवाई ले ले, क्योंकि बहुत लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं महंगी दवाई खरीदने के। तो जागरूकता फैलाई जा रही है, बड़े जोश उत्साह के साथ समारोह किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है 1 मार्च को देश में जन औषधि जन चेतना अभियान के साथ हो गई है। यानी जो ये जन औषधि दिवस है, इसकी शुरुआत 1 मार्च को हो चुकी है, अभी कई दिनों तक चलेगा। जो पहले दिन की शुरुआत हुई है किस अभियान के साथ हुई है, जन औषधि जन चेतना, यानी दवाइयों के बारे में लोगों को जागरूक करना। उत्सव का जो दूसरा दिन है, जन औषधि प्रतिज्ञा यात्रा के रूप में शुरू हुआ है। दूसरे दिन क्या किया गया, यात्राएं चला दी गई पूरे देश में। अब यात्राओं के थ्रू लोगों को जागरूक किया जाएगा, ओके, कि गुणवत्तापूर्ण और सस्ती दवाओं का उपयोग करें। कैसे करें, आप जन औषधि केंद्र पे जाइए, आप सस्ती और अच्छी दवाई खरीदिए। इसके लिए ये हो रहा है। और देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए कि ये जो जन औषधि केंद्र है, वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, 9000 से भी अधिक है। 9000 से अधिक जन औषधि केंद्र पर उपलब्ध है ये सस्ती दवाएं। और सरकार ने एक टारगेट रखा है कि बहुत जल्द ये 9000 और जन औषधि केंद्रों को बढ़ाकर 10,000 जन औषधि केंद्र पूरे देश में कर देना है। ओके, देखिए और क्या विजन है मोदी जी का, कि सरकार ने सोचा कि दिसंबर 2023 यानी ये साल के अंत तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर कितना करना चाहते हैं, 10,000 करने का लक्ष्य रखा है इस साल के अंत तक। ओके, और देखिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जो है, जिसके तहत सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, कम दामों में क्या किया जाएगा, ब्रांडेड दवाओं की कीमतों को 50% से 90% तक कम है। मतलब अगर कोई
ब्रांडेड दवा 100 रुपए की मिलती है तो उसको आपको कितने रुपए की मिल जाएगी जन औषधि केंद्र में? या तो 50 रुपए की मिल जाएगी या तो 10 रुपए की मिल जाएगी, यानी आधे दाम पे कर देंगे, 90% तक दाम कम कर दिया जाएगा। अब देखिए 21-22 में एक डेटा निकाला गया कि ये जो केंद्र खोले गए इनसे फायदा हुआ है कि नहीं। देखिए 2021-22 के दौरान इस योजना के तहत 1100 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री हुई है। ये जो जन औषधि केंद्र हैं 9000, इनमें कितने रुपए की दवा बिकी है? 1100 करोड़ रुपए की दवा बिक चुकी है और लोगों के कितना पैसा बचा है? लोगों का 6600 करोड़ रुपए बचा है। कितना, देखिए कितनी बड़ी कीमत है कि 6600 करोड़ रुपए लोगों का बच गया है। अभी वो जाकर के किसी कंपनी की खरीदते वही मेडिसिन तो कितना ज्यादा खर्चा होता है, लेकिन लोगों को बहुत ही सस्ते दाम पे मिल गई है कि लोगों का 6600 करोड़ रुपए बच गया है। ओके, अगर आपके भी घर के आसपास अगर जन औषधि केंद्र है तो आप जाकर ट्राई कर सकते हैं कि अगर आपको दवा लेनी है तो पहले आप वहां जाकर ट्राई करिए, अगर मिल जाती है तो आपको काफी ज्यादा पैसा बच जाएगा। अब देखिए आज की क्लास कंप्लीट हो गई है, अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दिया करिए, क्योंकि हमें भी उससे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हमारी मेहनत बच्चों को पसंद आ रही है। तो अब हम करेंगे हमेशा की तरह लास्ट क्लास का रिवीजन, क्योंकि रिवीजन ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। और इस बार संडे को आपकी फरवरी की महा मैराथन होगी, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। संडे को आप लोग जरूर जुड़िएगा फरवरी की महा मैराथन के लिए, टाइमिंग आपको बता दी जाएगी। चलिए रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? कौन बना है पीआईबी का नया महानिदेशक? और मैंने बताया था आपको पीआईबी क्या है, पीआईबी क्या है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अब इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? राजेश मल्होत्रा, आलोक सिन्हा, नृपेंद्र मिश्रा, सत्येंद्र प्रकाश। तो ये बने हैं राजेश मल्होत्रा। आप लोग आंसर मिलाते रहिएगा और अपना टेस्ट खुद करिएगा कि आप कितना सही दे पा रहे हैं। ओके, तो राजेश मल्होत्रा बने हैं पीआईबी के नए महानिदेशक। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? किसने महिला एकल का खिताब जीता है? आकर्षी कश्यप ने, अनुपमा उपाध्याय ने, या पीवी सिंधु ने, या सयाली गोखले ने? तो मैंने आपको बताया था कि अनुपमा उपाध्याय ने जीता है महिला एकल का खिताब। किस चैंपियनशिप में? नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में। और इन्होंने लास्ट में आकर्षी कश्यप को हराया था और ये बन गई है महिला एकल का खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन था कि किसने पश्चिमी नौसेना का कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है? तो किसने संभाला है पदभार, किस पोस्ट में? फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार दिनेश के त्रिपाठी, अजेंद्र बहादुर सिंह, सतीश नामदेव और या जी अशोक कुमार। तो मैंने आपको बताया था दिनेश के त्रिपाठी ने संभाला है कमांडिंग इन चीफ का पदभार। ओके, मिलाते रहिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि जीएसएम यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल एसोसिएशन के द्वारा किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किस देश को ये अवार्ड मिला है? किस देश को मिला है? भारत को, सिंगापुर को, चीन को या कनाडा को? तो मैंने आपको बताया था कि भारत को ये अवार्ड मिला है क्योंकि भारत ने बहुत अच्छी दूरसंचार नीतियां वगैरह बनाई हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, आप सभी को पता है, नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? अब नासा का नया साइंस चीफ कौन बन गया है? एलन स्टोफेन, जेम्स एल ग्रीन, जेनिफर वाइसमैन या निकोला फॉक्स? तो मैंने बताया था निकोला फॉक्स जो हैं ये बन गई हैं नासा की साइंस चीफ। अगला क्वेश्चन है कि G20 विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो G20 की भारत इस बार अध्यक्षता कर रहा है और G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई है? मुंबई में, कोलकाता में, नई दिल्ली में या जयपुर में? तो हो रही है नई दिल्ली में। किसकी बैठक? विदेश मंत्रियों की बैठक, G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक। अब देखिए G20 से आपको मतलब बिल्कुल गारंटी इस बात की इस बार आपके एग्जाम में G20 से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो इसको रिवीजन करके आप लोग जरूर जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस
प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। मैंने बताया था 1 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। इसमें लोगों की क्या कहते हैं कि सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाते हैं, मानव अधिकार वगैरह की रक्षा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जब भी किसी नगर का नाम वगैरह बदला जाता है तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किस शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। औरंगाबाद का, उस्मानाबाद का, इलाहाबाद का या लखनऊ का? तो मैंने आपको बताया था औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखिए उस्मानाबाद, उस्मानाबाद जो है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? धाराशिव। इसका नाम कर दिया है धाराशिव। और औरंगाबाद का नाम कर दिया है छत्रपति संभाजी नगर। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो चुका है और लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर प्रस्तावित किया गया है। एक बीजेपी सांसद ने मोदी जी को चिट्ठी लिखी है कि लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुर कर दिया जाए, अभी खाली प्रस्तावित है, हो सकता है इन फ्यूचर हो भी जाए। अगला क्वेश्चन है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत W20 इंसेप्शन मीटिंग की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? यानी W20 की बैठक कहां पर हो रही है? W20 क्या है? मैंने आपको बताया था W20 मतलब वुमेन 20, इसकी यानी महिला 20 की बैठक कहां पर हो रही है? उस्मानाबाद में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या छत्रपति संभाजी नगर में? तो ये हो रही है छत्रपति संभाजी नगर में W20 की बैठक G20 के अंतर्गत। और अगर ये ना दे छत्रपति संभाजी नगर तो याद रखिएगा ये इसका पुराना नाम औरंगाबाद था। तो ऑप्शन में जो भी हो देख लीजिएगा, पहले नंबर 1 पे ये लगाइएगा, अगर ये ना दिया हो तब औरंगाबाद करिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूपीआई लाइट पेमेंट्स लॉन्च करने वाला पहला प्लेटफॉर्म कौन बन गया है? देखिए पहला प्लेटफॉर्म बना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यूपीआई लाइट पेमेंट्स किसने लॉन्च किया है? तो मैंने बताया था पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने लॉन्च किया है यूपीआई लाइट पेमेंट्स। और ये क्या है? ये जो है यूपीआई लाइट पेमेंट, इसके थ्रू आप किसी को भी मैक्सिमम 200 तक का पेमेंट बिना पिन कोड डाले कर सकते हैं। अभी आप अगर कुछ भी यूज करते होंगे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, तो आप पहले उसमें कोड डालते हैं ना, अपना 4 या 6 नंबर का होता है, पहले वो कोड डालेंगे तब जाकर के आप किसी को पेमेंट कर पाएंगे। अब इसके थ्रू क्या है, आप 200 रुपए तक का जो पेमेंट है बिना कोड डाले कर सकते हैं। तो लिमिट याद रखिएगा, अभी लिमिट कितनी है? 200 रुपए तक जो पेमेंट आप कर सकते हैं बिना पिन डाले। ओके, बिना पिन के। तो ये इसकी खासियत है। अगला क्वेश्चन है कि किस संस्था ने भारत का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया है? म्युनिसिपल यानी जो नगर पालिकाएं हैं उनका बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया है। किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो मैंने बताया था आपका एनएसई ने किया। एनएसई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओके, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि भारत का पहला है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आज की क्लास आप लोगों की कंप्लीट हो गई। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके, और पसंद आई हो तो लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा, और फीडबैक आप लोग जरूर दिया करिए। ठीक है, आप लोग कुछ और भी बेहतर देखना चाहते हैं तो बताइएगा, उस टॉपिक पे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। बस कंटिन्यू आप क्लास में बने रहिएगा। और इस बार संडे को फरवरी की महा मैराथन होगी तो जरूर ज्वाइन करिएगा। पूरे महीने के बेस्ट 100 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कराऊंगी। ओके, तो चल मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ध्यान रखिएगा अपना, और 7 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास में जरूर आ जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का लास्ट तक जुड़े रहने के लिए।